हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू चौहान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी सेंटर। इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास की सभी वीडियोस उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप चाहें तो बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। तो हमारी आज की वीडियो है अकाउंट्स की, जो कि हम अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, इस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो देखिए, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम पहले कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से क्लॉज होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मतलब क्या शेयर होगा उनका, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब उस पर डिस्कस करेंगे। और थर्ड है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम देखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है प्रॉफिट में से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पार्टनरशिप डीड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट to avoid disputes. This written documents known as partnership deed details the terms and conditions of partnership. It is a legal document signed by the all partners and has clauses of the following. देखिएगा, इस ये क्या होती है पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप हम करने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं होती है कि बिना पार्टनरशिप डीड के आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड करते हैं तो इससे आपके लिए ही आगे फ़ायदा होगा। लाइक कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच, या किसी दूसरी फर्म के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, या कंज्यूमर के साथ होता है, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो पार्टनरशिप डीड बनाने के दो वे हैं, पहला रिटर्न और दूसरा ओरल। तो ओरल में क्या होता है, एक बार जैसे किसी ने कोई बात कह दी कि ठीक है हम आधा आधा शेयर, मतलब प्रॉफिट जो भी होगा आधा आधा बांटेंगे, आगे चल के वो अपनी बात से मुकर सकता है। बट अगर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, अगर वो रिटर्न में कहीं लिखा होगा, तो वह अपनी बात से मुकर नहीं सकता। ये एक लीगल प्रूफ माना जाता है। और इस लीगल प्रूफ को, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और ये साइन किया जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा। इसमें कौन कौन से क्लॉज होते हैं, चलिए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्लॉज है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या क्या दिया जाता है, पार्टनर्स का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, मतलब इसमें कौन कौन पार्टनर हैं उनके नाम दिए जाते हैं और उनके एड्रेस भी बताए जाते हैं। सेकंड हमारा क्लॉज आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, यानी फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम, उसमें सब मेंशन होता है। थर्ड आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, वो कहाँ सिचुएटेड है, उसका प्रिंसिपल प्लेस, यानी जहाँ वो होती है, क्या होता है हमारी फर्म है, उसके बिहाफ पे हम और फ्रेंचाइजी भी ओपन कर सकते हैं। वैसे फ्रेंचाइजी नॉर्मली फर्म की नहीं, कंपनीज़ की होती हैं, बट अगर हम फर्म की फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो जो मेन हमारी फर्म थी ना, जहाँ हमने सबसे पहले ओपन करी थी, या जो हमारा मेन है, जहाँ से मतलब हेडक्वार्टर टाइप में आप समझ सकते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फोर्थ आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो किस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं, यानी हम जो किस चीज़ में डील करने वाले हैं। तो इसमें बताया जाता है कि मतलब हम किस टाइप का बिज़नेस कैरी ऑन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग डेट होती है कि इस तारीख से हमारी जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट हुई है। सिक्स्थ आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल दे रहा है अपनी अपनी तरफ से। इसमें देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें यह बताया जाता है कि कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेके आएगा, यानी कितने कितने पैसे देगा। सेवन्थ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर उन्हें किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो। लिखा है यहाँ पे इफ़ अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन, मतलब ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो किस रेट से देंगे, वो पार्टनरशिप डीड में एकदम मेंशन किया जाता है। हमारे पास एट्थ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, ड्राइंग का मतलब तो आप समझते ही हैं ना कि बिजनेस से पैसा निकाल लेना,
लाइक अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, मतलब अगर कोई पार्टनर पैसा लेता है तो किस रेट से उस पर इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही, साथ में किस रेट से इंटरेस्ट देगा ये भी बताया जाता है। अगर दिया जाएगा तो मतलब अगर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कितना चार्ज किया जाएगा ये भी बताया जाता है। फिर हमारे पास 9th आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को शेयर करने पड़ेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में वो प्रॉफिट लेंगे, और अगर लॉस होता तो किस रेशियो में वे मतलब जो लॉस होगा इनकर करेंगे। हमारे पास अगला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर हैं या कोई फर्म, मतलब फर्म कहीं से भी आउटसाइड पार्टी से लोन लेती है, चाहे वो पार्टनर से ले या कहीं से भी ले, अगर फर्म लोन लेती है तो उस लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब ऐसे तो अगर जैसे हम बैंक वगैरह से लेते हैं तो क्या रेट से इंटरेस्ट बैंक लेगी वो बैंक डिसाइड करती है, बट अगर पार्टनर खुद अगर कहे कि बैंक से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ, तो उसे किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया ही था कि जो हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें ये मेंशन है कि 6% मतलब 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप डीड में, अगर मेंशन है तो जो मेंशन है वो रेट मिलेगा, जैसे 8% मेंशन है तो 8% दिया जाएगा। अगला आता है हमारा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन एटसेट्रा इफ़ एग्रीड टू बी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आप पार्टनर को जैसे प्रॉफिट में जो शेयर है उसका वो तो मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा अगर अलग से कोई आप उसे सैलरी दे रहे हैं, आप उसे कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो रेम्यूनरेशन कहलाता है। तो अगर कोई रेम्यूनरेशन अलग से दी जा रही है इफ़ एग्रीड, यानी अगर पार्टनर एग्री है किसी को देने के लिए, किसी एक पार्टनर को, तो कितनी कमीशन या सैलरी दी जाएगी वो मेंशन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब इसका ये है कि आपको जैसे पता है कि गुडविल क्या होती है, गुडविल कुछ नहीं, इट मीन्स हमारे ब्रांड की मार्केट वैल्यू क्या है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हल्दीराम की मार्केट में एक वैल्यू है, जैसे सब लोग हल्दीराम को जानते हैं कि हल्दीराम के यहाँ हमें अच्छा फूड मिल जाता है, अच्छे स्वीट्स मिलते हैं, तो इसलिए उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो उस वैल्यू के जो ब्रांड वैल्यू होती है, जो नाम हमने इतना बनाया है, उसके बदले एक अमाउंट दिया जाता है, उसके बदले एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, उसे गुडविल कहा जाता है। तो अगर कोई पार्टनर एंटर हो रहा है हमारे मतलब फर्म में, हमारी पार्टनरशिप में अगर कोई बाहर से न्यू पार्टनर आ रहा है, कोई एडमिशन ले रहा है, तो वह कितनी गुडविल का अलग से अमाउंट देगा, मतलब कैपिटल का अमाउंट तो देगा ही देगा हर पार्टनर, लेकिन एक अमाउंट होता है, फिक्स कर दिया जाता है कि इस अमाउंट में आपको गुडविल की भी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो वो गुडविल की वैल्यू क्या, मतलब वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट कैसे वैल्यूड किया जाएगा, वो हमें इसमें देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब उसकी वैल्यू निकालना है। वैसे ये बेसिकली हमारा 3rd चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहाँ हमें इसके 3 मेथड सिखाए जाएंगे, मतलब क्या सिंपल एवरेज मेथड सिखाया जाएगा, एक कैपिटलाइजेशन मेथड सिखाया जाएगा और एक होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 3 मेथड हमें सीखने हैं, बट ये नेक्स्ट चैप्टर में है। बाकी मैं आपको अभी मोटे मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ कि गुडविल होती क्या है। और रिटायरमेंट के टाइम जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस पार्टनर को किस अमाउंट में, मतलब उसकी कैपिटल का पैसा तो देना ही पड़ेगा जो उसकी कैपिटल है, ऊपर से उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह अलग अलग से बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये सब तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा गुडविल का कितना पैसा देना पड़ेगा। फिर आता है एक और केस, वो होता है डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है पार्टनर को तो दे नहीं सकते, बट वो जो पार्टनर का नॉमिनी होगा जिसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं, उसे कितना पैसा दिया जाएगा गुडविल का, उसकी वैल्यूएशन करना। तो ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, मेंशन किया जाता है कि किस मेथड से हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सेम वही केस है कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है अपना या रिटायरमेंट का है, उसका मतलब रिटायरमेंट चल रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे एसेट्स की वैल्यूएशन करना या उसके एडमिशन के टाइम पे एडमिशन की वैल्यूएशन करना। तो वैल्यूएशन जो होगी मतलब एसेट्स की, वो किस मेथड से होगी ये देखना है बस। कि देखिए, द मैनर इन विच द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूएड इन द केस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे कि अगर ये आगे क्या है, जब कोई पार्टनर आया तो उस टाइम हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है एसेट्स की, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उस टाइम एसेट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है पहले से बढ़ गई या घट गई, तो उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, तो वो आप आगे सीखेंगे। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो देखिए, द मैनर इन विच
अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ हिज और देयर रिटायरमेंट और डेथ और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रिटायरमेंट तो आपको पता ही है, डेथ से भी आप समझ जाते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब हम फर्म बंद कर रहे हैं, जो हमारे फर्म का वाइंडिंग अप होता है, जब हम फर्म को बंद करते हैं उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। तो उस टाइम पार्टनर्स के अकाउंट कैसे सेटल होंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब जैसे कि एक साल होता है, तो वो साल एक साल होता है ना हमारा अकाउंटिंग पीरियड का, हर फर्म का कंपनी का एक साल का होता है। बट वो डिसाइड करना कि किस डेट से स्टार्ट होगा, किस डेट खत्म होगा। नॉर्मली जो हमारा होता है वो होता है जो क्लोज होता है एवरी ईयर 31 मार्च। हर साल के जो 31 मार्च होता है उसको हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है और ओपन होता है 1 अप्रैल। ठीक है गाइस, तो इसमें भी वही लिखा है द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज्ड 31 मार्च एवरी ईयर बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम। यानी उन्हें पूरे साल में कितनी इनकम हुई है उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो 31 मार्च तक की जाती है। तो इसलिए जो हमारी हर तरह की एंटिटी होती है, फर्म होती है, कंपनी होती है, वो 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता भी यही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंड ड्यूटीज़। पार्टनर्स के क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो भी हमारा क्या पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में मेंशन होता है, जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती है और राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी ये जो पार्टनरशिप बनाई जा रही है जो पार्टनर्स के बीच कितने टाइम तक होगी। ज़रूरी मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, और अगर है तो वो मेंशन कर देते हैं कि ये पार्टनरशिप सिर्फ 2 साल तक चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। तो देखिए द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम्पल वेदर इट इज़ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अ वेंचर और एट अ विल। मतलब इसमें बताया जाता है कि ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यानी 2 साल है, 3 साल है, या एक वेंचर के लिए है। वेंचर मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर काम करना कि हाँ हमने सिर्फ इस काम को करने के लिए पार्टनरशिप बनाई है, जैसे हमारा ये काम खत्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और एट विल मतलब हमारी इच्छा अनुसार, जब हमारा मन करेगा सारे पार्टनर्स का मतलब, तो वो ये पार्टनरशिप क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेशन। तो क्या होता है गाइस कि एक फर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, तो बैंक उसी में सारा मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है सेल्स से, जितना भी हमारा पैसा आता है या हमारे ऑपरेशन से जितना भी पैसा आता है, ऑपरेशंस मतलब हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है लाइक सेल परचेस है या सर्विस प्रोवाइड करना, तो उनसे जितना भी पैसा आता है वो सारा उस अकाउंट में जाता है, और जितने भी हमें एक्सपेंस इंकर्ड करने पड़ते हैं वो डायरेक्ट उस अकाउंट से पेमेंट होती है उनकी। तो इसमें यही बताया जाता है कि वो जो अकाउंट होगा वो किसी एक पार्टनर के द्वारा कैरी किया जाएगा या जॉइंटली सारे पार्टनर मिल के कैरी करेंगे, तो वो हमें मेंशन करना पड़ता है। तो देखिए हाउ शैल द अकाउंट बी ऑपरेटेड वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ देम पार्टनर और जॉइंटली, यानी कोई एक पार्टनर उसे कैरी करेगा या 2 कैरी करेंगे उस अकाउंट को, या सब मिल के चलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे डेथ ऑफ अ पार्टनर वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व। अगर जैसे 3 पार्टनर है तो उसमें अगर एक की डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो इसमें ये लिखा जाता है हमारे क्या बोलते हैं एग्रीमेंट में, मतलब पार्टनरशिप डीड में, कि एक की डेथ होने के बाद ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी या आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बट अगर सोचिए कि केवल 2 पार्टनर है, क्योंकि 2 से कम में तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती, अगर उनमें से कोई एक की डेथ हो जाती है और उनका नॉमिनी मना कर देता है कि नहीं मैं ये पार्टनरशिप चलाना नहीं चाहता, तो उस केस में हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व भी करनी पड़ेगी। अगला आता हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट्स होते हैं किसी बात को लेके, तो वो कैसे सेटल किए जाएंगे। लाइक कि वो कह रहे नहीं हमें रेशियो चेंज करना है शेयर प्रॉफिट का, मतलब कि जितना प्रॉफिट इसे मिलता है मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, इस टाइप को लेके कोई भी, या मुझे सैलरी चाहिए, इस पार्टनर को सैलरी मिलती है मुझे भी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, इस टाइप का अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच तो कैसे सेटल किया जाएगा। तो गाइस यही थे हमारे क्लोज जो हमारी मतलब एग्रीमेंट में दिए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। अगर इनके अलावा कोई और भी होता है तो वो भी ऐड किया जा सकता है या उसे हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो उस केस में क्या क्या दिया जाता है पार्टनर्स को, क्या क्या नहीं दिया जाता। देखिए क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट इज़ साइलेंट इट डज नॉट हैव अ क्लाउज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा क्लोज है लाइक या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं,
या अगर पार्टनरशिप डीड है हमने बनाई भी, बट किसी बार मतलब कोई एक क्लोज छूट गया, लाइक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, या इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, या पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इनमें से कुछ लिखना हम अपने एग्रीमेंट में मेंशन करना भूल गए, तो वहाँ पर हमारे जो प्रोविज़न्स होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो अप्लाई हो जाते हैं। कि अगर हम लिखना भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो किस रेट पे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो अगर ये सब लिखना अगर हम भूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो प्रोविज़न्स होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो अप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए क्या क्या प्रोविज़न होते हैं। पहला आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये ये क्लोज हम अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं ये मान के चलिए, तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स होंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो इक्वली उन्हें शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं हमने, तो इक्वली करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस मैं पहले आपको समझा देता हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जो हमारे कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप डीड है और उसमें मेंशन नहीं है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाता। सिर्फ एक चीज़ दी जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस बाय अ पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या एडवांस देता है तो उस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड अलाउ एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। मतलब जो जैसा हमारा डेट होता है ना, यानी कि जो हम क्रेडिट लेते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी, कि आउटसाइडर से जितना भी हमने क्रेडिट लिया है या उधार लिया है, लोन लिया है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो सेम यही है कि आपने लोन लिया है तो उस पर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है ज़्यादा तो आपको वो रेट देना पड़ेगा, या कम मेंशन है तो कम देना पड़ेगा। बट अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लोन पर, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। गाइस देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा एक वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जो इक्वली होता है, बस उसके अलावा पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता। सेम ऐसी देखिए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लास्ट आता हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू इट। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता कि इस तरीके से ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद पार्टनर्स, जो नया पार्टनर एडमिशन ले सकता है, बट अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो सारे पार्टनर्स की मंजूरी, अगर सारे पार्टनर्स एडमिट करने के लिए तैयार हैं, उनकी कंसेंट है, तो ही नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, अदरवाइज़ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा है, द पार्टनर्स मे अमेंड द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द एबव क्लोज। ऐसे इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कोई क्लोज ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं, ये पार्टनर्स के ऊपर होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। गाइस देखिए इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में दिया है, पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे इसका मतलब ये कि जो एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पहले बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो उसके बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे फर्म के खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो उसमें डेबिट किए जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और जितने भी जो हमारे फर्म के खर्चे हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। लेकिन और ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें ये मेंशन किया जाता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होने के बाद जो बचा उसमें से हर एक पार्टनर्स को कितना कितना क्या क्या मिलने वाला है। लाइक उनकी सैलरी हो गई, उनकी कमीशन हो गई, सैलरी और कमीशन तो खैर परमानेंट होती हैं, बट अगर हम बात करें जैसे नॉर्मल सैलरी और कमीशन दो तरह की होती हैं, बट आप यहाँ पे ये समझिए कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है वो सब, या रिजर्व में कोई कितना अमाउंट जाएगा, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिसाइड किया जाता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो केस बन सकते हैं कि पहला प्रॉफिट हुआ है, दूसरा लॉस हुआ है। अगर लॉस आता है हमारे पास, किसी साल हमें लॉस हुआ है,
तो उस केस में हम पार्टनर्स को कुछ नहीं देते, जो लॉस होता है वो उन्हें बियर करना पड़ता है, इनकर करना पड़ता है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो जितने भी लॉस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सब हमें देना ही पड़ता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सब आएंगे, चाहे प्रॉफिट जो फर्म है हमारी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस इनकर करना पड़े, बट जितनी भी एक्सपेंस है वो हमें बियर करने ही पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स that they are allowed if the firm earns profit during the year। अगर प्रॉफिट जो हमारी फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करिए तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को जितना भी उनका पैसा बनता है, जिस केस में बनता है लाइक कमीशन से बनता है, सैलरी से बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बनता है, वो उन्हें दिया जाएगा। बट अगर जो हमारी फर्म है प्रॉफिट अर्न करिए तभी, लॉस इनकर करिए तब ये सब नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉस में चल रहे हैं तब भी आपको रेंट पे ही करना पड़ेगा। अगर कोई मैनेजर कमीशन है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे पार्टनर्स कमीशन है या मैनेजर कमीशन, वो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में। लास्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन। मतलब ये है कि एप्रोप्रिएशन में आप रिज़र्व डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, मतलब रिज़र्व के लिए आपके पास पैसा बचा है नहीं बचा है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को सैलरी, मतलब जो पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब आप देंगे। बट अगर आपके पास प्रॉफिट लास्ट में बचता है तो, अगर नहीं बचता तो आप ये सब नहीं देंगे, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको वैसे ही डिफरेंस मिलेगा यहाँ देखने के लिए। तो देखिए हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए नेचर क्या होता है इनका। पहले देखिए, इट इज़ एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट निकालने के, प्रॉफिट एंड लॉस आपने 11th क्लास में बनाना सीखा होगा, तो उसी की बात हो रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी एक्सपेंस हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं यानी डेबिट करने पड़ते हैं, या रेवेन्यू जो होती है हमें क्रिएट करनी पड़ती है, वो सब किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। और जो एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग्स पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, अब नेट प्रॉफिट में से हर पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट पे किया जाएगा, लाइक उनके जो अलग अलग डिफरेंट हेड्स है, लाइक सैलरी में कितना मिलेगा उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे कितना मिलेगा, वो सब जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है उस रेट पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई खर्चा होता है, मतलब जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या करे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज किए जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी पार्टनर्स की सैलरी है, जैसे जो पार्टनर्स है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, क्योंकि वो पार्टनर्स का होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो फर्म का होता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का होता है, तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटी। इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाया जाता है। और जो सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट एंड मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, यानी सारे चार्जेस कटने के बाद जो खर्चा हमारा, मतलब जो पैसे हमारे बचते हैं, जो प्रॉफिट हमारा बचता है, उसमें से पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा ये देखा जाता है। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एटसेट्रा। ये सब किस में होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट में से चार्ज किए जाते हैं। बट एप्रोप्रिएशन की बात करें तो सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी जो प्रॉफिट है उसमें से अगर कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जनरल रिजर्व मतलब नॉर्मली एक रिजर्व होता है जो कभी भी अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम उसमें से निकाल लेते हैं, वो जनरल पर्पज़ के लिए होता है। तो हम अगर हमारा प्रॉफिट बचता है तब ये बनाया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या एक्सपेंस आते हैं, कैसे कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है। तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। ये थ्योरी पार्ट आपका इतना ही था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं ज़रूर कवर करवाऊँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह पसंद आए तो आप टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने ईजी वे में लिखे हैं, वैसे तो कुछ खास मेहनत नहीं करी मैंने उसमें लिखने में, बट फिर भी वो थोड़े कलरफुल है तो पढ़ने में अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को। तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके टेलीग्राम से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी इसी चैनल पे आपको मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है उन्हें आसान वे में आपको समझा पाऊँ। तो आपको यहाँ आपका अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगा।